हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते। सर आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हाँ, पूछो। जो परीक्षा का भय है वे कैसे दूर करें? परीक्षा का भय, जैसा अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ चुके हैं, 8 तारीख से हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं। तो अभी जो क्या है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा भय है। बच्चे मतलब भय महसूस कर रहे हैं कि एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होगा। कल से 12वीं के एग्ज़ाम स्टार्ट है, आज हमने करवाए हैं 11वीं और 9th के एग्ज़ाम हुए हैं। तो बच्चों के अंदर क्या है कि एक भय रहता है, लेकिन वो भय जब वो बच्चे परीक्षा हॉल में बैठेंगे, जब उनके सामने पेपर आएगा, तो ही बच्चे उस भय से छुटकारा पा पाएँगे। मतलब ये हुआ कि परीक्षा के अंदर अपने सामने एग्ज़ाम के अंदर पेपर कैसा आएगा, ये सबसे बड़ी समस्या बच्चों के सामने। तो पेपर जो है, हालाँकि हमारे विद्यालय के अंदर हमने 2-2 3-3 पहले बच्चों को प्रैक्टिस करवाई है, पहले पेपर सॉल्व आउट कराए हैं और बच्चों को पेपर का मतलब जो डर होता है, एक यूँ फ़ोबिया बना है, बच्चों को दूर का भय है। बाकी ये वास्तविकता ये है कि आप उनको सॉल्व आउट करें, ज़्यादा से मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हमने क्या किया है कि 90% सिलेबस करवा दिया है, हमारे मैथ का 90% सिलेबस हो चुका है और 90% सिलेबस होने के कारण हमने क्या किया है कि डेस्क वर्क लाए और डेस्क वर्क के माध्यम से उन बच्चों को क्वेश्चन सोल्व करें। तो बच्चों के अंदर मतलब थोड़ी भी हिचक नहीं है कि हम कैसे सोल्व आउट करेंगे। बच्चे सीधे बैठते ही 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर बच्चों ने जो 13 प्रश्न थे, बच्चों ने आराम से सोल्व कर लिए और उनका आसानी से उत्तर दिए और बच्चों में बहुत अच्छा आत्मविश्वास मेरे को मिला। मतलब थोड़ी भी बहुत ही झिझक नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा अच्छा उत्तर लेखन कैसे करें? अच्छा उत्तर लेखन कैसे करें? हालाँकि जैसे आप अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर अच्छा उत्तर लेखन में सरकार की ये योजना है कि कुछ प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ भी है और कुछ प्रश्न जो है अन्य महत्वपूर्ण के जो प्रश्न पासबुक में दिए होते हैं उनको एज इट इज पूछा जाता है। तो आप अच्छा उत्तर लेखन के लिए सबसे पहले तो आप ये करें कि कम से कम डेली आप 2 घंटे या 1 घंटा लेखन की प्रैक्टिस करें। अगर आप लेखन की प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी जो हैंड राइटिंग पर्सन की जो भाषा है, सबसे पहले अच्छा लेखन के लिए सबसे ये जरूरी है कि पर्सन की जो भाषा है, पर्सन की जो शैली है, पर्सन की जो स्टाइल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। यानी कि प्रश्न में कितने इनपुट हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। यानी प्रश्न में सीधा यही पूछ रहा है कि जैसे मान लो जो गांव के बारे में लेख लिखना है, तो उसने यही पूछा है कि गांव के बारे में लेख लिखिए, या वो पर्सन उस पर्सन के माध्यम से वो उस पर्सन की भूमिका पूछ रहा है, उस पर्सन के महत्व पूछ रहा है, उस पर्सन की विशेषताएं पूछ रहा है, वो उस पर्सन की और क्या उपाय पूछ रहा है, सुझाव पूछ रहा है। तो वो पर्सन के अंदर जो अंतर्निहित पुटक होते हैं, अंतर्निहित जो हिंट होते हैं, उनको आपको बाहर निकालना है। उनको बाहर निकालने का मतलब ये हुआ कि प्रश्न को आपने पढ़ा, सबसे पहले उसमें लिखा है कि इसके बारे में आपको भूमिका लिखनी है। भूमिका लिखने के अंदर आप क्या करोगे, उस जो भी टॉपिक है जिसके भी बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में आप नॉर्मल सा परिचय दोगे। भूमिका के अंदर परिचय देने के बाद उसको आप आराम से, चाहे उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके उसकी जो टॉपिक है भूमिका वाला वो लिखोगे। पहले लिख दोगे भूमिका, फिर आप उसको 50 शब्दों में, सॉरी 10 शब्दों में, 20 शब्दों में भूमिका लिख दी। उसके बाद आप क्या करें, जैसे भूमिका लिखने के बाद आप करें उसकी विशेषताएं लिखिए। अब उसमें प्रश्न में पूछें कि उसकी विशेषता भी बताइए, तो फिर क्या करें, आप विशेषता लिखें, 2 विशेषता लिख दो उस टॉपिक की। मतलब जो भी कोई भी प्रश्न पूछा उसकी विशेषता लिख दो। विशेषता लिखने के बाद उसको भी अंडरलाइन करें आराम से, ताकि अलग अलग हेडिंग पता चले, भूमिका, विशेषता। उसके बाद में लिखें कि महत्व है, महत्व लिख दें कि इस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में ये इसके महत्व हैं। तो एक दो महत्व आपको आ रहा है, एक उसका महत्व लिख दें। उसके बाद में उसने पूछा है कि आप क्या जानते हो या फिर आपके अनुसार क्या सुझाव हो सकते हैं, तो आप उसको सुझाव देने। तो सुझाव में क्या करें कि जैसा आपके मन में जो चीजें हो उसको आप सुझाव के रूप में। तो ये 4 अपने सब टॉपिक बांटे, मतलब उसी प्रश्न की 4 चीजें बांटी। सबसे पहले भूमिका किया आपने, भूमिका के बाद में अपने क्या किया, विशेषता की, तीसरी चीज अपने महत्व लिखा, चौथी चीज अपने लिखी है उसका सुझाव। तो अब चारों जो चीजें हैं ना, चारों टॉपिकों को हमने सब टॉपिक में बांट के ये 2-2 लाइन लिखी है, मतलब 100 वर्ड अपने कम से कम लिख दिए। तो 100 वर्ड जो लिखे हैं वो बहुत ही, मतलब जो एग्जामिनर है, जो परीक्षक है, उसके दिमाग को सीधा करेक्ट करेगा, उसके दिमाग को आकर्षित करेगा कि हाँ बच्चे ने मतलब अलग अलग चीजें सेपरेट करके हमें बताया है। तो आप ऐसे आप अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हो। और अपठित पद्यांश प्रश्नों के उत्तर लेखन कैसे करें? पठित प्रश्नों के उत्तर, बहुत ही अच्छी बात है कि हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमें
पूरे पर्सन किसी को भी नहीं आते, चाहे टीचर हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कितना भी ब्रिलियंट बच्चा हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल प्रिपेयर बच्चा हो ना, उसी को भी पूरे पूरे पर्सन नहीं आते हैं। हाँ, 70-80% बच्चे को एज 80% आते हैं, लेकिन अगर 20% को कैचअप करें, यानी कि अपने पढ़े भी नहीं है, तो उस 20% जो पर्सन होते हैं, उस 20% पर्सन का अपन क्या करेंगे, उस 20% पर्सन को अपन थोड़ा आसानी से एनालिसिस करेंगे। उस पर्सन को कम से कम आप ठंडे दिमाग से धैर्यपूर्वक उसको 5 बार पढ़े। आराम से आपने उस 5 बार उस पर्सन को पढ़ा, तो जैसे ही उस पर्सन को आप 4-5 बार पढ़ोगे ना, तो आपका जो एकदम माइंड जो है वो कंसंट्रेट होगा, उस माइंड उस पर पूरा फोकस करेगा कि ये पर्सन कहना क्या चाहता है, और उसके अंदर से ऑटोमेटिक आपको हिंट निकलेगा। 5 बार पढ़ने के बाद आपको हिंट निकलेगा कि हाँ, इस पर्सन का अपन इससे उत्तर लिख सकते हैं। और उसके अंदर जो की पॉइंट है, उसके अंदर जो मूल जो लिखे हुआ जो कीवर्ड है, उसको आप लिखें। उस कीवर्ड के बारे में आपको जितना नॉलेज है, आप कीवर्ड के बारे में जिससे जनरली नॉलेज है, आपको सामान्य जो ज्ञान है, कॉमन सेंस से आप उसके बारे में 4 शब्द या फिर 4 लाइन 50 वर्ड आप कॉमन सेंस के बारे में लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि पूछा है, जैसे मान लो कोई पर्सन आ गया है कि इंग्लैंड के अंदर कपास की औद्योगिक क्रांति कैसे, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात कैसे हुआ, ये प्रश्न आ गया। ये फिर ये आ गया कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के विभिन्न जो उत्खनन स्थल है उनके बारे में बताइए। तो आप कुछ नहीं जानते हो, मान लो एक भी आपको उत्खनन स्थल याद नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि हड़प्पा क्या है और हड़प्पा सभ्यता क्या है। आप ये लिख सकते हो कि सभ्यता क्या है। आप सभ्यता के बारे में नॉर्मल जानकारी दे दें, और आप हड़प्पा के बारे में नॉर्मल जानकारी दे दें कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 से की। और हड़प्पा क्या है कि हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है, सबसे पहले वो खोजी गई चीजें, जितने भी स्थल खोजे गए उनके नाम हड़प्पा रखा गया। इसके बारे में आप एनालिसिस से बता सकते हो। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो कीवर्ड है, जो की टॉपिक है, कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप हाईलाइट करके उस कीवर्ड के इर्द गिर्द आपको जितनी जानकारी है ना, वो आप जानकारी प्रोवाइड करवा सकते हो, ताकि एकदम जो शिक्षक होता है, अच्छा शिक्षक होता है, वो बच्चे की क्रिएटिविटी, सृजनात्मक ज्ञान है, उसको वो टीचर जो भांपना चाहता है कि बच्चे को सृजनात्मक ज्ञान कितना है, इस हिसाब से आप अपठित प्रश्नों का अच्छे तरह से उत्तर लेखन कर सकते हो। आगे प्रश्न, बोर्ड परीक्षा या वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यानी अर्धवार्षिक जो परीक्षा है, ये हमारे स्कूल लेवल पे या फिर मतलब जो बॉटम लेवल है वहाँ पर आयोजित करवाई जाती है। इसमें वो हालांकि दिक्कत नहीं होती है, शिक्षक जो होते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए नंबर जो है 15-17 जो भी उचित नंबर है बच्चे की योग्यता के अनुसार देते रहते हैं। लेकिन मेन बात आती है 80 नंबर की, जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर पर्सन भी स्टैंडर्ड आते हैं, और उसकी तैयारी कैसे करें। अभी टाइम भी बहुत पड़ा है, मार्च में एग्ज़ाम हो गए, तो आपके पास मार्च, फरवरी, जनवरी 3 महीने पूरे पड़े हैं। दिसंबर तो एग्जामों में चला जाएगा, तो 3 महीने पड़े। 3 महीने में आप ये सेटअप बना के चलें कि मेरे हिसाब से आप सप्ताह के अंदर प्रत्येक एक डेस्क वर्क ले आए, हर सब्जेक्ट की डेस्क वर्क आ जाएगी, एक डेस्क वर्क ले आओ, और डेस्क वर्क में से प्रत्येक सप्ताह, मान लो संडे को आपको छुट्टी होती है, संडे को आप एक पेपर सोल्व करो। ऐसा नहीं कि आप एक पूरे के पूरे पेपर सोल्व करो, मान लो उसके अंदर 18 क्वेश्चन है, 18 में से आप 8 क्वेश्चन सोल्व करो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब वो जो डेस्क वर्क के अंदर जो पेपर पैटर्न बनाया गया है ना, वो आप अगर आपने मान लो 10 पेपर एक सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी अनिवार्य है, हिंदी साहित्य है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उसमें आप प्रत्येक के मतलब 8 क्वेश्चन, 8 मॉडल पेपर अगर आपने सोल्व कर लिए ना, तो आप ये मान के चलो कि आप 75% तो आप अप्रोच कर चुके हो। और उसके बावजूद अगर आप ये अच्छी तैयारी है, उसके बावजूद अपने आप सर ने जो चीज़ें पढ़ाई हैं, हालांकि आपको पता है कि जैसे अपने ऑप्शन सब्जेक्ट होते हैं 10th 12th के अंदर, 10th के अंदर तो 5-6 सब्जेक्ट लगते हैं, और 12th के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री होता है। अभी जैसे हमारे स्कूल के अंदर, अपने स्कूल का आप जानते ही हो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी लिटरेचर है, तो तीनों सब्जेक्टों के टीचर हैं, तो वो बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, वो बहुत अच्छे से ज्ञान करवाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे करें। तो उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट में दिक्कत आती नहीं है। और इंग्लिश के जो टीचर है वो इंग्लिश तो पढ़ाते ही हैं, हिंदी अनिवार्य तो नॉर्मल आप अपने बेस पे तैयार कर सकते हो, और वैसे सर आपको पढ़ाते हैं। तो आप उसको कैसे पुटअप करें, यानी कि आपको, मेरे हिसाब से आपका एक बार सिलेबस हो चुका है, और उस सिलेबस को एक बार आप ऐसा करें कि आपके जैसे हाफ ईयर एग्जाम खत्म हो जाए, 15 दिन का आपका टाइम लेके, और 15 दिन के अंदर आप उनका क्या करें, अच्छे से एक बार रिविजन कर लें, यानी पूरा सिलेबस है उसको रिविजन कर ले। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि आप वार्षिक एग्जाम है, जो ईयरली एग्जाम है, उसके बारे में आप कैसे अच्छा आंसर लिख सकते हैं, या फिर उसको अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो सिलेबस है,
यानी किताब के आपको एक एक पाठ याद होना चाहिए। यूँ नहीं है कि मेरे को पूरे प्रश्न रट लो, लेकिन जो आपका सिलेबस है पूरा पाठ जो है कि मेरे को 5 नंबर पाठ ये हैं, 4 नंबर पाठ ये हैं, मेरा मतलब जैसे ग्रामेटिकल है, जैसे इंग्लिश के अंदर होता है, रिटन के अलग होते हैं, रीडिंग के अलग होते हैं, पैसेज अलग होते हैं, तो वो चीज़ें जैसे कंपोजिशन का पार्ट अलग है। आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए कि इस कंपोजिशन के पार्ट के अंदर आर्टिकल्स हैं, डिटरमिनर्स हैं, सॉरी आर्टिकल्स हैं, डिटरमिनर्स हैं, और जो भी चीज़ें हैं, रिपोर्ट है, एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, रिपोर्ट्स है, लेटर्स है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको नॉर्मली बेसिक आना चाहिए कि एक लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, जैसे सेंडर का एड्रेस, उसके बाद में डेट होती है, उसके बाद में रिसीवर वगैरह जो भी चीज़ें होती है, सैल्यूटेशन वगैरह, तो आपको एक फॉर्मेट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे अपन को यहाँ से लेटर पढ़ के जाएँ और वो हूबहू एग्ज़ाम में आ जाए, वैसा का वैसा एग्ज़ाम आ जाए, कदापि नहीं है। जैसा कि अपन उसको फॉर्मेट याद करें कि सबसे पहले कैसा भी पर्सन उसमें सेंडर का एड्रेस लिखना है, तो सेंडर का अपन भेजने वाले का पता लिख देंगे, उसके बाद डेट लगा देंगे, और जो ये फॉर्मेट अगर अपन ने उस पर्सन के अकॉर्डिंग बना दिया ना, तो सामने वाला जो प्रेक्षक है वो संतुष्ट होगा और अपने को 5 में से 4 नंबर देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अपना एकदम फॉर्मेट सही है। अगर अपना फॉर्मेट सही है तो अपन उसमें बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और सबसे पहले मैंने बता दिया है कि उसका एक बार आप जितना भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को आपका पाठ्यक्रम है उसको याद कर लें कि मेरे हिंदी का, जैसे हिंदी की अंतरा पुस्तक में इतने भाग हैं, गद्य के इतने भाग हैं और पद्य के इतने भाग हैं, उसको आप डिवाइड कर लें और पाठों के नाम याद कर लें कि जैसे भी कोई भी पाठ है, प्रेमगन की छाया स्मृति है, तो प्रेमगन की छाया स्मृति में आप ये करें कि प्रेमगन की छाया स्मृति को बेसिकली जो गद्य का पाठ है प्रेमगन छाया स्मृति रामचंद्र शुक्ला जी द्वारा रचित है, तो उनको आप इससे कर सकते हैं कि प्रेमगन की जो छाया स्मृति है उसमें आप बेसिकली एक जनरली उसकी एक कहानी के रूप में याद कर लें। हालांकि हिंदी के जो गद्य के पाठ हैं वो कहानी के रूप में आप याद कर सकते हो, और उस फिर क्या करें, जैसे ही उसको टप करें कि भी वो जैसे आप उसमें आपने वो कहानी पढ़ रखी है कि प्रेमचंद्र शुक्ला वहाँ जाते हैं, उनको हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र मिलते हैं, तो भारत उनमें एक पर्सन ये मैंने देखा था, शायद कल परसों देखा था, उसमें ये प्रश्न था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनकी छवि कैसे थी, या फिर उनका जो दृश्य उनको पहली बार शुक्ला साहब को देखा, शुक्ला साहब जी ने देखा तो वो उनका कैसी छवि लगी। तो अपन बेसिकली उस कहानी के आधार पर अपनी एक जो भाषा है और जो औपचारिक भाषा के साथ या फिर अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज के अनुसार अपन उसको ढाल सकते हैं, तो अपना एक अच्छा आंसर देखा हो सकता है। तो मेरे का कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि आप रटे नहीं, आप जो भी सब्जेक्ट आपके लगते हैं उसको रटो नहीं, आप बेसिकली नॉर्मली जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो जनरली अंडरस्टैंडिंग होती है, एक सामान्य समझ को विकसित करें। मैं ये कदापि नहीं कहता हूँ कि आप रटो रटो रटो, मैं रटन के खुद खिलाफ हूँ और बच्चों को भी मना करता हूँ, आपको भी मैंने मना किया कि आप रटन के खिलाफ रहें। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी। अब अगर मान लो कोई सब्जेक्ट है जैसे गणित है, अगर गणित में मान लो आपने 20% ही पढ़ा है ना, मन से अगर 20% पढ़ा है ना, तो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आप क्या कर सकते हो कि नॉर्मल, हालांकि पेपर बना जो पेपर का पैटर्न होता है ना, बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें ये सिस्टम होता है कि पेपर का जो मतलब लेवल जो होता है ना, उसमें 25% ऐसे पर्सन होते हैं जो एक नॉर्मल बिल्कुल सरल बच्चा कर सकता है, और 25% पर्सन ऐसे होते हैं जो थोड़ा नॉर्मल पढ़ने वाला बच्चा कर सकता है, और बाकी 50% एजुकेशन के अकॉर्डिंग आते हैं तो हार्ड लेवल के होते हैं। इसी हिसाब से आप आराम से सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो और अपने जीवन को अच्छे बना सकते हो, आप मेरिट में आ सकते हो, और इसी के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करें। थैंक यू। जय हिंद। धन्यवाद सर।